Now, let us start with question number 15. Let a equal to -1, 0, 1, 2, b equal to -4, -2, 0 and 2. Function f and function g both are defined from a to b. दोनों ही फंक्शन a to b में डिफाइंड है, मतलब फंक्शन f और फंक्शन g दोनों का डोमेन a है और दोनों का कोडोमेन b है. ओके, और f of x हमें दिया है x² - x where x belong to a. ना लिखा हो तो भी समझ में आ ही जाएगा ना कि x a को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि फंक्शन f का डोमेन a है तो x की वैल्यू a में से ही मिलेगी. एंड gx is equal to 2 into mod of x minus 1 upon 2 minus 1 where x belong to a. Are f and g equal? Justify your answer. Okay. अब कोई भी दो फंक्शन कब इक्वल होंगे? What is the condition for two functions to be equal? So two functions are equal if, उसके लिए तीन कंडीशन है. दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? If they have सेम डोमेन्स. एक तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए. सेकंड, सेम रेंज. दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए. कोडोमेन सेम ना हो तो भी चले. यहाँ पर तो कोडोमेन भी सेम है, पर कोडोमेन रेंज ना, कोडोमेन सेम ना हो तो भी चले, लेकिन रेंज सेम होनी चाहिए. रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू, fx की वैल्यू और gx की वैल्यू सेम आनी चाहिए. एंड थर्ड is same graph. ओके, ग्राफ तो अभी अपने ड्रॉ नहीं करने वाले. ओके, तो अगर डोमेन सेम है और रेंज सेम है तो वो फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन बोल सकते हैं. कोडोमेन क्यों सेम नहीं होना चाहिए? ना हो तो क्यों चले? तो भाई रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. कोडोमेन तो भले कितना भी बड़ा हो. यहाँ पर कोडोमेन अपने को अगर एम भी दे दिया होता इसलिए, या जेड दे दिया होता, ओके, तो क्या होता? अपना जो रेंज आता वो तो कोडोमेन का सबसेट हो ही जाता. ओके, तो कोडोमेन भले सेम ना हो चलेगा, रेंज सेम होना बहुत जरूरी है. ओके, ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, और ये दो कंडीशन के अलावा अगर वो ग्राफिकली चेक करना हो तो दोनों का ग्राफ भी सेम आना चाहिए, तो वो फंक्शन को हम इक्वल फंक्शंस बोलेंगे. ठीक है, तो चलो अभी डोमेन तो सेम है इन दोनों का. अब रेंज हमें चेक करनी है, मतलब हम fx की वैल्यू चेक करेंगे और gx की वैल्यू चेक करेंगे. अगर fx और gx की वैल्यू सेम आ गई तो हम फंक्शन को इक्वल फंक्शन बोल सकते हैं. चलो सबसे पहले f of 1, f of -1. ओके, क्या होगा बोलो? f of -1, -1 का स्क्वायर माइनस -1, 1 + 1 2 आएगा. फिर f of 0 हो, क्या होगा? 0 का स्क्वायर -0 यानी 0 आएगा. फिर f of 1, 1 का स्क्वायर -1 यानी 0 आएगा. एंड f of 2 यानी 2 का स्क्वायर -2, 4 - 2 2 आएगा. तो therefore रेंज ऑफ फंक्शन f की रेंज में क्या आ गया है? 0 और 2. ओके, अब g चेक करते हैं, फंक्शन g को चेक करते हैं. g of -1 क्या होगा बोलो? 2 into -1 -1 upon 2 -1, 2 multiply by, वैसे होगा ये -3/2 पर मॉड्यूलस है तो +3/2 -1, 2 पर नीचे कर 3 -1 2. f of -1 का आंसर भी 2 आया, g of -1 का आंसर भी 2 आया. अब g of 0, g of 0 क्या होगा? 2 into 0 -1 upon 2 -1, it is equal to 2 multiply by 1 upon 2 -1 यानी 0. f of 0 का आंसर भी 0 आया, g of 0 का आंसर भी 0 आया. अब g of 1 इक्वल टू क्या होगा बोलो? 2 into modulus of 1 minus 1 upon 2 minus 1. 1 minus 1 upon 2 will be 1 upon 2 minus 1. Again 0.
एफ ऑफ 1 का आंसर भी 0 आया, जी ऑफ 1 का आंसर भी 0 आया। जी ऑफ 2 2 मॉल ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ओके, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 अगेन 2। एफ ऑफ 2 का आंसर भी 2 आया, जी ऑफ 2 का आंसर भी 2 आया। दिखेगा नीचे? नहीं दिखेगा। तो देयरफॉर रेंज ऑफ जी, फंक्शन जी की रेंज भी क्या आई? 0,2। रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी दोनों सेम आया और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू जी। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेते इसका। इसलिए माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है, म्यूट रखो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. See what is given. MCQ start होगा. 16. Let A equal to 1, 2, 3. Then number of relations containing one, two, and 1, 3, which are reflexive and symmetric, but not transitive. ये हमें फाइंड करना है। ओके, देखो हमें ए क्या दिया है? 1, 2, 3। अब हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं जिसमें ये दोनों एलिमेंट तो होने चाहिए, 1, 2 और 1, 3 तो होना ही चाहिए, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चलो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं, बनाते हैं। पहले रिलेशन R1 बनाता हूं मैं। ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए 1, 2 और 1, 3, और उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। अब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? 1, 1, 2, 2, 3, 3, तीनों 3 चाहिए तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। और ये दोनों तो होने ही चाहिए। अब अगर और अपने को उसको सिमेट्रिक भी बनाना है। देखो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 3 तो ले लिए, ओके। अब हमें उसको सिमेट्रिक भी बनाना है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर 1, 2 इसको तो लेना ही पड़ेगा, ये दोनों को तो। अगर 1, 2 को लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा साथ में? 2, 1। और अगर 1, 3 लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? 3, 1। तो ये पहला आंसर आया अपना। देखो अब ये रिलेशन को देखोगे, 1, 2 और 1, 3 तो होने ही चाहिए, ये दोनों तो होने ही चाहिए। ये तो है हमारे पास, और हमें हमारे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है। 1, 1, 2, 2, 3, 3 आ गया, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 1, 2 है तो 2, 1 है, 1, 3 है तो 3, 1 है, पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चेक करो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल सकते हैं? नहीं है सर। क्यों नहीं ट्रांजिटिव? बोलो कौन से ऐसे सर 2, 2 और 2, 1। क्या बेटा? हाँ ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है। ये तो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। 1, 2 और 1, 3 दोनों होने चाहिए। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3, 1, 2 और 1, 3 तो होने चाहिए। ओके, which are reflexive and symmetric but not transitive. रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव है, चेक कर लो। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो है, पर ट्रांजिटिव भी हो रहा है। 1 पे 2 है, बोलो
सर एलिमेंट रखेंगे अगर कोई सबसेट का तो फिर नहीं होएगा ना ट्रांजिटिव। क्या बेटा? तो अगर कोई એટલે કે ए में 3 एलिमेंट है तो 3 into 3 9 होएगा ना कुल मिला के सर। हाँ बेटा, ये सबके साथ साथ थोड़ी होना जरूरी है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये तो सबसेट होता है, जरूरी थोड़ी है सबके साथ 99 होनी चाहिए रिलेशन में, वो तो सबसेट में होता है। सर पर 8 भी तो हो सकते हैं, कोई हाँ, रखेंगे फिर ट्रांजिटिव नहीं होएगा। हो सकते हैं। तो देखो अब अपने को क्या करना है, ट्रांजिटिव बनाना, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए ऐसा लेना है। तो अगर मैंने ये एग्जांपल लिया तो क्या होगा, ट्रांजिटिव हो रहा है ना अभी तो ये एग्जांपल में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 2 3। अब बताओ, अब 2 3 पे क्या होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए, सिमेट्रिक बनाना है हमको। तो 2 3 पे मैं 3 2 ले लेता हूँ। ओके, अब चेक करो, अब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अभी भी ट्रांजिटिव है ना? हाँ सर अभी भी है। यस सर। तो कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों को नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं। कौन सा एलिमेंट बाकी रह गया बोलो? वन थ्री थ्री वन आ गया, 2 3 3 1 आ गया। वन टू और वन थ्री तो लेना ही पड़ेगा अपने को। अब 1 2 लेंगे तो 2 1 भी आएगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, 1 3 लेंगे तो 3 1 भी आएगा। जीरो ऑप्शन है कि नहीं है नंबर ऑफ रिलेशन? सर 2 3 क्या बेटा? 2 3। अब 2 3 लेंगे तो मैंने दिया था ना, तो 3 2 को भी तो लेना पड़ेगा अपने को, ट्रांजिट सिमेट्रिक बनाना है, अभी दिया था ना मैंने। 2 3 लेंगे तो 3 2 को भी लेना तो पड़ेगा। अब चेक करो, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से ट्रांजिटिव ना हो। बस ये हटा दो ना। बोलो, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है? 2 पे 1 है, सुनना, और 1 पे 3 है, तो 2 पे 3 होना चाहिए। कहाँ है? नहीं 2 है। पे 1 है और 1 पे 3 है, तो 2 पे 3 होना चाहिए। 2 पे 3 तो है ही नहीं, बराबर है। तो ये एक तो बन गया। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहला ऑप्शन अपना R1 ये आया, इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक but not transitive. Why not transitive? Because 2, 1 belongs to R1 and 1, 3 belongs to R1, but 2, 3 does not belong to R1. Okay? और कोई दूसरा रिलेशन ऐसा बना सकते हैं हम? इतने तो लेने ही पड़ेंगे अपने को। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये तो लेनी पड़ेगी क्योंकि 1 2 आना चाहिए और 1 3 भी आना चाहिए। ओके, और रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 भी आना चाहिए। अब अगर मैं 2 3 ऐड करता हूं, सुनना ध्यान से, अब अगर मैं 2 3 ऐड करता हूं तो सिमेट्रिक के लिए 3 2 भी करना पड़ेगा, तो अब तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्यों? 2 पे 1 है, 1 पे 3 है, तो 2 पे 3 होना चाहिए। आ गया? यस और नो? मतलब अब ये रिलेशन को नहीं ले सकते, और ये रिलेशन को नहीं ले सकते मतलब ये कौन सा रिलेशन था? यूनिवर्सल रिलेशन था। चेक कर लो, सारे एलिमेंट आ गए एक क्रॉस एक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 9। ओके, पर ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, पर हमें ट्रांजिटिव तो नहीं लेना है। तो बस ये R1 के अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। नो अदर रिलेशन एक्सेप्ट R1 exists which is reflexive, symmetric, but not transitive. ओके, और ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। तो therefore कितने रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशन एक ही आया,
नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है? 1 तो है ना ऑप्शन ए। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये टाइप के सम्स की और कोई मेथड नहीं है, अपने को ट्रायल एंड एरर से ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस देने पड़ेंगे रिलेशन की और चेक करना पड़ेगा कि गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। क्या क्या कंडीशन दी थी? ये दो एलिमेंट तो कंपलसरी होने चाहिए और रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक ही रिलेशन बन रहा है। मैं दूसरा बनाने जाता हूँ, इससे छोटा बनाने जाऊंगा तो चलेगा ही नहीं। ये तो मिनिमम रिलेशन है, इतना तो होना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों तीन होने चाहिए, फिर 1 2 और 1 3 भी होने चाहिए, इक्वेशन में बोला है। तो सिमेट्रिक के लिए 1 2 के लिए 2 1 होना चाहिए, 1 3 के लिए 3 1। तो इससे छोटा तो रिलेशन बन ही नहीं सकता। अब इससे मैं बड़ा बनाने जाता हूँ, अभी मैंने बनाया था 2 3 और 3 2 को लेके, तो क्या हो जाता है? एक तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है प्लस वो ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो वो तो ले नहीं सकते हैं। तो ऐसा एक ही रिलेशन है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नहीं आ जाएगा, तो नीचे जगह है। चलो नंबर 17 अगेन 16 के जैसा ये ए हमें दिया है 1 2 3 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। इक्विवेलेंस का मतलब अब तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले अपने R1 बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो सब लेना पड़ेगा 1 1 2 2 और 3 3 और कंपलसरी 1 2 को तो लेने को बोला ही है, ये तो लेना ही है। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी लेना पड़ेगा। अब देखो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, क्यों? 1 1 2 2 3 3 है मतलब रिफ्लेक्सिव है, 1 2 है तो 2 1 है तो सिमेट्रिक भी है। अब 1 पे 2 है और 2 पे 1 है तो 1 पे 1 होना चाहिए। ये रहा 1 पे 1 मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया। एनी डाउट? No, sir. अब R2 1 No, 1 sir. 2 2 3 3 1 2 1 2 को तो लेना ही है कंपलसरी, तो हम 2 1 को भी लेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए। अब मैं 1 3 लेता हूं तो 1 3 पे क्या करना पड़ेगा हमको? 3 1 भी लेना पड़ेगा। अब चेक कर लो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 है 2 2 है 3 3 है। सिमेट्रिक भी है, 1 पे 2 है 2 पे 1 है, 1 पे 3 है 3 पे 1 है। अब ट्रांजिटिव है वो चेक करते हैं भाई, 1 पे 2 है 2 पे 1 है तो 1 पे 1 होना चाहिए, ये रहा। 2 पे 1 है 1 पे 3 है तो 2 पे 3 होना चाहिए, नहीं है। है 2 पे 3? No, sir. 2 पे 1 है 1 पे 3 है तो 2 पे 3 होना चाहिए, नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। हमें तो ट्रांजिटिव भी लेना है, इक्विवेलेंस बनाना है। तो क्या करते हैं अब? 2 पे 3 ले लेते हैं। 2 पे 3 लोगे तो क्या करना पड़ेगा? 3 पे 2 भी लेना पड़ेगा। ओके, अब चेक कर लो 1 1 2 2 3 3 पे रिफ्लेक्सिव आ गया। हम R1 से बड़ा बना रहे हैं, R1 तो मिनिमम बना है, इससे छोटा तो बना ही नहीं सकते हम, उससे बड़ा बनाया। ओके, जब ये दोनों को नहीं लिया, थोड़ा बड़ा बना है, ये दोनों को नहीं लिया तो क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बना पर ट्रांजिटिव नहीं बना। ओके, 2 पे 1 1 पे 3 तो 2 पे नहीं 3 नहीं था, उसको ले आए। अब 2 पे 3 को लाए तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 पे 2 भी लाना पड़ेगा, उसको भी लेकर आए। अब चेक करो 1 पे 2 है 1 1 2 2 3 3 मतलब रिफ्लेक्सिव, 1 2 पे 2 1 1 3 पे 3 1 2 3 पे 3 2 सिमेट्रिक। अब 1 पे 2 है 2 पे 1 है तो 1 पे 1 ये रहा। 2 पे 1 है 1 पे 3 है 2 पे 3 ये रहा। 2 पे 3 है 3 पे 2 है तो 2 पे 2 ये रहा। अब सब है, तो ये तो यूनिवर्सल रिलेशन है। तो कितने रिलेशन बने? 2। इससे बड़ा बन सकता है? R2 से बड़ा बन सकता है? No. No. क्योंकि R2 खुद यूनिवर्सल रिलेशन, इससे बड़ा कैसे बनेगा? तो खाली दो ही पॉसिबल है। ओके, नो अदर रिलेशंस except R1 and R2 exist which is
equivalence relation. Okay, so therefore number of equivalence relation कितना आ गया 2. Which option? B. ओके, अभी दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. एक ही बचा ना, अब दो कितने बचे? नहीं, 2 है. 18, 19. आज हमारी पार्ट 1 खत्म हो जाएगी. सर अब वेकेशन दोगे ना? चले जाना क्या वेकेशन? पार्ट 2 चालू नेक्स्ट लेक्चर से. आज तो नहीं करेंगे चालू, और नेक्स्ट लेक्चर में चालू. वेकेशन क्या करना है? वेकेशन तो मना रहा है तू घर पे. कहाँ जाएगा बोल? तेरे को कहाँ घूमने जाना है? गोवा का प्लानिंग हो तो बोल, तो वेकेशन देता हूँ. है कोई ऐसा प्लानिंग? नो सर. तो फिर ऐसा प्लानिंग करो कुछ, तो वेकेशन दे देते हैं. सर आप दो तो प्लानिंग करते हैं ना. हाँ, तुम प्लानिंग करो तो फिर मैं वेकेशन देता हूँ. सर आके के लिए गिफ्ट लेने जाने का. गिफ्ट लेंगे. सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर ही लो ना. मेरे लिए तुम अच्छा रिजल्ट ले, वही गिफ्ट है. आज न्यू चैप्टर नहीं करेंगे, देखते हैं. अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन वगैरह करेंगे, टाइम होगा तो. देखते हैं अभी. सर बहुत टाइम. हाँ देखते कोई बात नहीं. नंबर 18 थोड़ा बड़ा है, एमसीक्यू नहीं है वो. फंक्शन f is defined from R to R and it is a sinum function. याद है ना sinum function? यस सर. sinum function की 3 वैल्यू होती है. अगर x पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन का आंसर 1 होगा. x की वैल्यू 0.1 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 1 करोड़ ले लो, 2.7 ले लो, कुछ भी ले लो, fx 1 होगा. अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन का आंसर -1 होगा. और अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन का आंसर 0 होगा. उसका ग्राफ ऐसा बनता है साइनम फंक्शन का, अगर तुमको याद हो तो. याद है? याद है कि नहीं याद? x की वैल्यू जैसे x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आंसर 1 रहेगा. 1 पे भी 1 रहेगा, 100 पे भी 1 रहेगा, 1000 पे भी 1 रहेगा. और जैसे 0 से कम होगी -0.1, -0.2, -10, -100 तो -1 रहेगी. ये साइनम फंक्शन का ग्राफ है. ओके, तो r to r is a साइनम फंक्शन. अपने को डिफाइन करके दिया ये f of x equal to 1 for x greater than 0, 0 for x equal to 0, -1 for x smaller than 0. And function g is defined from r to r. और g of x क्या दिया है? इंटीजर फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन. ओके, देन does f of g and g of f coincide in 0,1? हमें चेक करना है. मतलब अपने f of g और g of f ढूंढते हैं. कोइंसाइड मतलब अगर दोनों का आंसर सेम आ गया, कोइंसाइड का मतलब सेम. अगर f of g और g of f का आंसर सेम आ गया तो वी कैन से दैट दे कोइंसाइड. चलो पहले f of g ढूंढते हैं. और अपने को किस पे ढूंढना है? डोमेन क्या दिया अपने को? ओपन इंटरवल 0 to 1. निशा ने बोला है does f of g and g of f coincide in open interval 0 to close interval 1. तो चलो सबसे पहले हम f of g ढूंढते हैं. अब ओपन इंटरवल 0 to 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा बोलो? x की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 और 1 के बीच में होगी. या तो x की वैल्यू 1 होगी या तो 0 और 1 के बीच में होगी. ऐसा ही होगा ना? हाँ कि ना तो बोलो. यस सर. यस सर. तो अब f o g ढूंढते हैं पहले हमने. f o g का मतलब होता है f of gx. f of gx. What is gx? Integer x. ओके, तो चलो अब क्या होगा बोलो? f of integer value of x. तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? या तो 1 रख सकते हैं या तो 0 और 1 के बीच में रख सकते हैं. दो ही पॉसिबिलिटी है ना.
x की वैल्यू या तो 1 रखेंगे या तो 0 और 1 के बीच में रखेंगे। तो अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी फर्स्ट वाली, तो बोलो क्या आंसर आएगा? 1, है ना। और अगर हमने x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखी यहाँ पर, तो क्या आंसर आएगा? 0। आके ना बोल दो। f ऑफ इंटीजर x है, x की हम दो ही वैल्यू रख सकते हैं, या तो 1 या तो 0 और 1 के बीच में। 1 इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 क्या होता है? 1। और अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन याद करो। लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन क्या होगा? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेगा। ओके, 0.1 पे क्या आंसर आएगा? 0। 0.2 पे भी क्या आएगा? 0। 0.9 पे भी क्या आएगा? 0। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये अपना FOG आ गया। बोलो इसमें कोई भी डाउट? FOG में? नो सर। ओके, अब हम GOF ढूंढते हैं। GOF ढूंढते हैं। GOF का मतलब G of fx it is equal to G of fx। अब देखो fx की हमारे पास 3 वैल्यू है, पर उसमें से ये वाली तो हम ले ही नहीं सकते। fx की 3 वैल्यू है हमारे पास, पर ये थर्ड वाली नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि x की वैल्यू अपने को डोमेन क्या दिया है? ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1, मतलब 0 के पीछे तो जाना ही नहीं है, नेगेटिव साइड तो जाना ही नहीं है। तो जब हम x की वैल्यू को 1 लेंगे तो क्या आएगा? बोलो x की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या आंसर आएगा? x की वैल्यू 1 होगी तो fx का क्या आंसर आएगा? बोलो 1 ही आएगा। ओके, और x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगी तो क्या आंसर आएगा? 1। देखो 0। एक सेकंड ऐसे मत उतावल नहीं करो, इधर देखो पहले। f ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ x है ना। अब हमने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव है तो फंक्शन का आंसर क्या आया? 1 आया। फिर 0 और 1 के बीच में था, इधर अपने 0 क्यों लिखा है? गलत लिखा ना। x की वैल्यू अभी भी 0 और 1 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव ही है। x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में होगी, पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके राइट, हाँ। अब यहाँ पर 0 आएगा तो f ऑफ 0 0 था बराबर। ओके, वो तो राइट था। अब इधर देखो g ऑफ fx। अब x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर x की जगह अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा आंसर? बोलो 1 आएगा। अब g ऑफ 1 क्या होगा? 1 ही होगा। यस और नो? यस सर। अब x की वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में लेते हैं। 0 और 1 के बीच में ले रहे मतलब कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। रखो यहाँ पर हम। अब यहाँ पर हम fx के अंदर 0 और 1 के बीच वाली वैल्यू रखेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो ये आंसर तो क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, f ऑफ x का आंसर 1 आएगा। अब g ऑफ 1 अगेन क्या होगा? 1। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो क्या FOG और GOF कोइंसाइड हो रहे हैं? नो। नो। FOG and GOF does not coincide on open interval 0 to close interval 1। समझ में आया ना सबको? देखो ये लास्ट वाला वापस देखो, x की वैल्यू 1 है, रखो यहाँ पे x की जगह 1। f ऑफ 1 का आंसर क्या होगा? 1 ही आएगा। x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर 1 आ गया। अब g ऑफ 1 का आंसर भी 1 ही आएगा, या 1 लिखा। अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में मतलब है तो पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो fx का आंसर 1 आएगा, तो ये तो वापस 1 ही आया। एंड g ऑफ 1, व्हाट इज g ऑफ 1? अगेन 1। ओके, FOG and GOF does not coincide। नंबर 19 वेरी सिंपल सम, फॉर्मूला बेस्ड सम है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की फॉर्मूला याद रखना। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन is equal to 2 raised to n। ये फॉर्मूला क्यों बनी
उसको डिराइव अभी नहीं करना है, पर मैं लॉजिक समझा देता हूँ खाली। एग्जाम में कोई दिमाग नहीं लगाने का, ये एमसीक्यू में ही आता है, सदियों से चला आया है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 2 n। ओके, तो पहले अपने आंसर ले आते फिर समझते हैं। अब n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन डोमेन। डोमेन में अपने को 2 एलिमेंट्स दिए, a और b। तो 2 पहले इसको सॉल्व करोगे, 4 क्या आया आंसर? 16। ओके, अब ये कैसे आया? तो देखो, अगर तुम बाइनरी ऑपरेशन को याद करो, अपना सम खत्म हो गया है। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन को याद करो तो बाइनरी ऑपरेशन अपने को हमेशा कैसे दिया होता है? बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए मींस वी कैन से दैट फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a टू a क्रॉस a टू a होता है। ओके, अब a में अपने को कितने एलिमेंट्स दिए? 2 एलिमेंट्स दिए, a कॉमा b। तो क्या होगा बोलो? a कॉमा b क्रॉस a कॉमा b टू a होगा। तो क्या आएगा बोलो? इधर आएगा a b b a एंड b b टू a जो लिखा हो तुमको a कॉमा b। ओके, अब कितने एलिमेंट आए? 4 एलिमेंट आए, तो इसके वजह से कितने सबसेट बनेंगे उसके? 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2⁴ 16 ही बनेंगे। ओके, तो ये है क्या है? तो सबसेट ही ना। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो फंक्शन है। ओके, इट इज अ सबसेट ओनली ऑफ डोमेन। ठीक है, पर ये सब वार्ता नहीं करने की। ये तो चलो यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए थे तो मैंने कर दिया। ओके, मान लो 5 एलिमेंट दिए होते 1 2 3 4 5 तो क्या करते? इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी करना है, सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर देनी है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की। ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, our chapter number 1 is over. इसका मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लूं, फिर हमें इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है समझ लेते हैं। उसका जो बेसिक चीज है, कॉन्सेप्ट है, वो अपने समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन क्यों आया, इंटीग्रेशन का क्या काम है, वो सब अपने समझते हैं। डिफरेंशिएशन का क्या काम है वो तो बताओ। डिफरेंशिएशन तो पूरा पढ़ लिया ना हमने पार्ट 1 में। सर ये सर कर्व सरफेस का अपने को वो क्या बोलते स्लोप निकालने के लिए यूज होता है। किसकी बात कर रहा है तू? डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का यूज क्या था? तुमने पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा ना। पहले तुमने पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा। ओके, डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो भी कुछ था, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, सब कुछ पढ़ा हमने। ओके, और उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशन पढ़े। एप्लीकेशन में डेरिवेटिव है, सेकंड मेजर, डेरिवेटिव टू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना। ये सब हमने पढ़ा। डिफरेंशिएशन का ऐसा यूज है, और फिजिक्स में भी तुम यूज कर ही रहे हो डिफरेंशिएशन को, ऐसा रेट ऑफ चेंज। ओके, एक्सीलरेशन जो है वो d/dx ऑफ d/dt ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो d/dt ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, बराबर। ये सब तुमने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर भी, और आगे भी पढ़ते रहोगे। अब इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे आएगा, उसका भी अपना एक चैप्टर है। पहले हम इंटीग्रेशन क्या है वो पढ़ेंगे, व्हाट इज इंटीग्रेशन। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन का मेन यूज क्या है? तो इंटीग्रेशन का मेन यूज है टू रिमूव डिफरेंशिएशन। जैसे लॉग को रिमूव करने के लिए हम एंटी लॉग करते हैं। ओके, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट करते हैं, या स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। तो ये ऑपोजिट ऑपरेशंस है, एंटी ऑपरेशंस। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर, लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग। वैसे डेरिवेटिव को हटाने के लिए एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रियल नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। ओके, फिर उसको इंटीग्रेशन बोल दिया है। तो देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f of x। अब अगर मैं ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा d/dx तो क्या मिलेगा मुझे?
एफ डैश एक्स मिलेगा। अगर मैं फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश एक्स मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. अगर मुझे एफ डैश एक्स के ऊपर से वापस ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, अगर मुझे एफ डैश एक्स के ऊपर से वापस ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव था, ये डेरिवेटिव था या डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ओके, और अब एफ डैश एक्स के ऊपर से अगर एफ एक्स पे जाना है तो हमें एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन dx। डेरिवेटिव का सिंबल d है और अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो अपॉन में dx लिखते हैं। डेरिवेटिव का सिंबल सिर्फ ये d है, d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो क्या लिखा जाता है अपॉन में dx। ओके, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो मल्टीप्लिकेशन में dx लिखा जाता है। डेरिवेटिव में dx कहां पे आता है, डिवाइड में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन में dx कहां पे आएगा, मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट लेस देन 1 मिनट बाकी है। बस, तो वापस ज्वाइन मत होना। ओके, इतना फोटो में भेज दूंगा, इसको अपने और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज नहीं करना। हेलो सर। सर बोलो बोलो। सर इसकी 25,000 upper और फीस lower पे करी है तो अब कितनी करनी है? कुछ नहीं करना, मिनिमम 20,000 सबको अभी तक कंप्लीट करनी है। ओके, चलो Okay, मीटिंग को एंड कर रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब आएगा, सब आएगा, अभी तो रुक, सब सीखेंगे अभी, समय आने दे। ओके, बहुत कुछ सीखना है इंटीग्रेशन में। चलो बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर।